प्रिय दर्शक साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी का ये 75वां वर्ष है, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और जब आज़ादी का यह अमृत महोत्सव पूरे देश में वहाँ के सेनानियों को जब याद कर रहा है, तब हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उन सेनानियों को याद करने जा रहे हैं। मैं जब इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो मुझे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो उन्होंने राम की शक्ति पूजा में लिखी थी। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। से लेकर कह महाशक्ति राम के बदन में लीन हुई तक की यात्रा जो है, ये एक ऐसी यात्रा है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा है, और साथ ही साथ राम और रावण के रूप में दो प्रतिबिंब हैं। राम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और रावण अंग्रेजी सत्ता का। तो उसी अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति दिलाने के लिए जिन सेनानियों ने अपना बलिदान किया, अपना सर्वस्व निछावर किया, आज हम उनकी कुछ बानगी, उनकी कुछ चर्चा हम आज यहाँ स्टूडियो में करने जा रहे हैं। संदर्भ छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के सेनानियों का है। आज हम चर्चा करेंगे 1825 परलकोट, साथ ही साथ हम रायपुर डायनामाइट कांड की चर्चा करेंगे, रायपुर षड्यंत्र केस की जहाँ चर्चा करेंगे, और जंगल सत्याग्रह पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैं स्वयं प्रभात मिश्र, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम जी, जो इतिहासविद हैं। आपका स्वागत है निगम जी। और साथ ही साथ हमारे आशीष ठाकुर जी, जो स्वयं में एक पत्रकार हैं और इस पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं स्वातंत्र समर के इतिहास पर। तो आज हम आपका स्वागत करते हुए निगम साहब, इस बात की जब चर्चा पूरे देश में 75वें वर्ष के रूप में हो रही है, तब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और छत्तीसगढ़ की जब हम चर्चा करते हैं तो एक उसका बहुत आयाम है, बहुत सारे आयाम हैं। तो आप किस प्रकार के आयाम से आज की इस चर्चा का प्रारंभ करने जाएंगे, जबकि हमने विषय भी वही रखा है कि भारतीय स्वातंत्र समर एवं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो आप किस बिंदु से हम प्रारंभ करेंगे चर्चा का? छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम की जो रूपरेखा बनी, या जिसे राष्ट्रव्यापी कहा जाए, वो 1857 से शुरू होती है। उसके पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जरूर संघर्ष होते रहा। जैसे 1818 में, उस समय छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन था, सीताबर्डी का युद्ध हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए और छत्तीसगढ़ भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। उसके पहले छत्तीसगढ़ अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था। लेकिन उस समय मुख्य रूप से यह संघर्ष मराठों और अंग्रेज़ों का था। ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में की चर्चा मैं नहीं करूँगा। छुटपुट छोड़ दिया जाए तो रियासतें जो हुआ करती थी, उसमें जो विदेशी शक्तियां हैं, जिसमें फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, डच थे और अंग्रेज थे, ये आपस में एक प्रतिद्वंदिता थी इनके बीच। और इस प्रतिद्वंदिता में वे देसी रियासतों का और भारतीय जनता को अपना एक माध्यम बना लेते थे। तो कभी एक विदेशी सत्ता एक राजा के साथ होती थी और दूसरी विदेशी सत्ता दूसरे राजा के साथ होती थी। लेकिन उसके पहले हम 1857 के आसपास के जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉरपोरेट कंपनी थी जो ब्रिटिश सरकार के लाइसेंस पे यहाँ काम कर रही थी। अथॉरिटी पे चार्टर मिला हुआ था उनको। इसका तात्पर्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूरी तरह अधीन न होने के बावजूद भी एक कॉरपोरेट कंपनी थी और वह राज कर रही थी। और उनका राज चूंकि जो है ब्रिटिश राज्य जो था हमारा, बाद में जो इनके अत्याचारों के कारण ये हुआ कि कंपनी को भंग करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने अल्टीमेटली जो है भारतवर्ष का राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये तिथि है 2 अगस्त 1858, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि अब भारत का जो राज्य है वह कंपनी के बदले जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। तो यह एक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका हुई। लेकिन इस के पृष्ठभूमि में जाएंगे
तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अत्याचार था, उस अत्याचार ने देसी रियासतों को, सेना में जो लोग थे वो, जन सामान्य, किसान, सभी को आंदोलित किया। जी। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक रोटी कबल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश भेजा गया कि हमको अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना है। और इस युद्ध में, इस समर में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, जिसमें रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर नारायण थे, आपके लखनऊ की हजरत महल थी, और जो मेरठ का आंदोलन है वहाँ शुरू हुआ। तो इस क्रम में हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी जो है दिखाई पड़ता है। और यद्यपि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आपने जैसा चर्चा की कि पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन नारायण सिंह को इसलिए कहा जाता है कि 1857 का जो मेन स्ट्रीम था उसके वो जुड़े हुए थे। तो सोना खान के जमींदार जो नारायण सिंह है वो 1857 में रहे, और उसकी प्रतिक्रिया भी हमको देखने को मिलती है कि ठीक उन्हीं के समकालीन सुरेंद्र साय थे जो संबलपुर के जमींदार थे। उस समय संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ठीक उसी समय जो है सरगुजा के राजाओं ने भी विद्रोह किया था, जिसमें राजा और उनके बच्चों को अंडमान भेज दिया गया था, काला पानी भेज दिया गया था। रायपुर में सैनिक छावनी में विद्रोह हुई हनुमान सिंह के नेतृत्व में। तो ये सारी भूमिका हम देखते हैं कि 1857 और 1858 के आसपास होती है। तो इसे हम देश के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, वैसे संघर्ष तो पहले से ही होते रहा, ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं हुआ, तो उसमें हमारी बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब आपने चर्चा में जिक्र किया कि कंपनी राज 1858 में समाप्त होता है, और उसके बाद सीधे भारत जो है ब्रिटिश क्राउनशिप में चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक तरफ यूरोप में हम जब देखते हैं, एक तरफ औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं वो बहुत सारी जगहों पे अपने अपने उपनिवेश स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ फ्रांस की जगह उपनिवेश बना रहा है, एक तरफ ब्रिटेन उपनिवेश बनाते हुए दिख रहा है। तो जब भारत उपनिवेश की श्रेणी में आ गया, मेरे ख्याल से 1858 से भारत उपनिवेश की श्रेणी में आ गया, तो जब भारत उपनिवेश बन जाता है और भारत में उसकी जब प्रतिक्रिया होनी शुरू होती है, तो हम 1857 के जब पृष्ठभूमि में इन चीज़ों को देखते हैं, उस समय छत्तीसगढ़ में भी सनह सनह प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिसका आपने जिक्र किया। तो मैं आशीष ठाकुर जी आपसे इस संदर्भ में जानना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ में सनह सनह आज़ादी को लेकर के जब आंदोलन होने लगे और एक बगावत का बिगुल फूंका जाने लगा, तब आप किन ऐसे दृश्यों को रेखांकित करना चाहेंगे आज हमारी चर्चा में, ताकि हमारे दर्शक भी उससे लाभान्वित हों और उन्हें एक नई जानकारी मिले? प्रभात जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ को धन्यवाद है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को स्मरण करने का अवसर दिया। और मैं सर से क्षमा याचना करता हूं कि उनके समानांतर मुझको बैठने का अवसर मिल रहा है। अनुमति चाहूँगा सर आपसे। सुखद है। जी बिल्कुल। तो 1857 की क्रांति के बाद रायपुर में जो सैनिक छावनी का विद्रोह होता है हनुमान सिंह के नेतृत्व में, जनवरी की बात है, और अंग्रेज़ों को ये लगा था कि नारायण सिंह की ने जो क्रांति की थी उनको फांसी के बाद वो प्रकरण समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और रायपुर छावनी में वो सुगबुगाहट फैल गई थी कि नारायण सिंह को जब जनरल परेड के सामने फांसी दी गई तो निश्चित रूप से सिपाहियों में वो आक्रोश था, और हनुमान सिंह को भी इस बात की बड़ी नाराज़गी थी कि एक क्रांतिकारी को जिस ढंग से मुकदमे का एक 3 दिन 4 दिन का नाटक करके उनको जनरल परेड के सामने फांसी दे दी गई। और एक बहुत उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि हनुमान सिंह मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे, और जिस दिन उन्होंने सिडवेल के ऑफिस में घुसकर सिडवेल पर तलवार से प्रहार किया और उनका वध किया, उसके ठीक दूसरे दिन उनको सुरेंद्र साय के खिलाफ अभियान में जाना था। जी। तो
एक ये भी संभावना दिखती है और ये माना जाता है कि सुरेंद्र साय और नारायण सिंह के बीच में संपर्क था उस समय। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आशीष ठाकुर जी ने ये बात बताई, तो हमारे दर्शक भी इस समय जब उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि जब ये बात और ये जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है, तो कहीं पे हम पढ़ते हैं सोना खान में कि उस समय कुछ अकाल और अनाज के गोदाम जो है वो कर दिए गए और उन्होंने वितरित किया जो ज़रूरतमंद लोग थे। तो ये संदर्भ क्या है आज़ादी से, और इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? आज़ादी से इसलिए इसको जोड़ा जा सकता है कि प्रथम चरण में जब अंग्रेज आए थे 1818 के पहले कोई ट्रीटी नहीं थी। अच्छा। यहाँ के राजाओं के और मराठों के बीच में इन्होंने पहली बार ट्रीटी की और ये बताया कि इन शर्तों के साथ हम आपको जमींदार के रूप में या राजा के रूप में मान्यता दे रहे हैं, आप काम करते रहेंगे। तो उसके तहत जो आंतरिक अधिकार था वो इन राजाओं को प्राप्त था। अच्छा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के शुरू में बहुत, और ये कहा गया था कोई पड़ोसी राजा के साथ आप बिना कंपनी इस समय कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे राज्य के जो अपराधी हैं उनको शरण नहीं देंगे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ये सारी बातें मोटे रूप में थी। तो प्रश्न उठता है कि ये बातों में आंतरिक राज्य का अधिकार राजाओं को दिया गया था, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे, केवल फांसी देने का अधिकार इनको नहीं था। अच्छा। फांसी देने के लिए उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार यानी ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर से, जो नागपुर में बैठता, रायपुर में बैठना, डिप्टी कमिश्नर जो आजकल कलेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय डिप्टी कमिश्नर, तो उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से ये राजा आंतरिक रूप में स्वतंत्र थे। तो जब अकाल पड़ा तो अपनी प्रजा की भूख से जो पीड़ित थी प्रजा, उसके लिए इन्होंने एक जो व्यापारी जो इकट्ठा कर रखा था अनाज, उसको उन्होंने ले लिया और बंटवारा कर दिया, जो अभी भी करते हैं, एक्विजिशन करती है सरकार। जी। और बाद के जो अकाल पड़े उसमें ब्रिटिश सरकार ने खुद ही काम किया है। मुझको याद है कि हमारे परिवार का भी थोड़ा संबंध रहा उसमें। तो वो डिप्टी कलेक्टर्स जो है, सॉरी डिप्टी कमिश्नर दौरा करते थे जमींदारों के यहाँ और जमींदार से पूछते थे आप क्या कर रहे हैं। और वही जो काम जो बाद में ब्रिटिश सरकार जो है अपने जमींदारों के माध्यम से कराना चाहती थी, नारायण सिंह ने वही काम किया था। अच्छा। तो उस काम को इनके खिलाफ डकैती का, रॉबरी का आरोप लगा के इनको गिरफ्तार किया गया, नारायण सिंह को। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि गिरफ्तार तो किया आपने रॉबरी के केस में, लेकिन जो फांसी दी है वो राष्ट्रद्रोह के नाम से दी है, जिसको सेडिशन की कहा जाए या सरकार के विरोध बगावत की। तो आपने उस काम को जो उसने एक राजा के रूप में, जमींदार के रूप में किया था, वहां से उसको डाइवर्ट कर दिया कि ये जो है बगावत है। तो बगावत उन्होंने जरूर किया था और करना भी चाहिए था, क्योंकि अगर कोई विदेशी सत्ता जो है इस प्रकार से देशवासियों का अपमान करेगी, उनका शोषण करेगी, तो शोषण और अत्याचार के खिलाफ तो आंदोलन होता ही है। और नारायण सिंह ने ठीक वही काम किया जो एक लोकप्रिय राजा को, एक जो है जनहितकारी राजा को करना चाहिए। तो यहाँ पे निगम साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो संदर्भ है एक उसके द्वारा प्रारंभ होता है कि जब वो ये देखता है कि पब्लिक में इन चीज़ों की आवश्यकता है, वो भूख से मर रही है और वो उसको करता है और एक झूठा आरोप लगा करके उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो ऐसे समय में आशीष ठाकुर जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो पीरियड है, ये जो दौर है, जब ये चर्चा में हम आगे देखते हैं तो किन किन और पड़ावों को ये इतिहास पार करते हुए दिखाई दे रहा है? आज़ादी का जो हमारा स्वातंत्र जो संघर्ष है, जब ये घटना घटती है जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बतलाया, उसके बाद और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम यहाँ पे रेखांकित करना चाहेंगे? नारायण सिंह की फांसी के बाद रायपुर छावनी विद्रोह, ये महत्वपूर्ण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी और उसमें 18 बगावती सिपाहियों की शहादत हुई थी, जिनको रायपुर छावनी में ही फांसी दी गई थी। और उसमें हिंदू सैनिक भी थे और मुस्लिम भी थे। और जैसा मुझको पता चलता है कि जो उस बगावत में मुस्लिम सैनिक थे, उनकी कब्र सुभाष स्टेडियम के बाजू में जो आज बंजारी बाबा का जो मज़ार है,
उसके बगल में जो 4-5 मज़ारें दिखती हैं उनको वो माना जाता है। लेकिन इसके बाद रायपुर छावनी विद्रोह के बाद लगभग एक लंबा सा सन्नाटा छा गया। इतिहास में तो वो पीरियड जो है बिल्कुल कुछ भी गतिविधियां नहीं हुई। उस बीच मुझको ऐसा ध्यान नहीं आता, हम सीधा फिर असहयोग आंदोलन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि ये बात तो आशीष ने बहुत सही कही है कि उसके बाद लगभग सन्नाटा दिखाई पड़ता है। ये सन्नाटा का 2-3 कारण थे। एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो उसके अत्याचार से लोग त्रस्त थे, और जब क्राउन के अधीन आ गया तो लोगों ने सोचा कि शायद कुछ कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। तो उस प्रकार का जन विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना के जो है यहाँ राज करने की परंपरा शुरू की। और ये जो 2 अगस्त 1858 की बात कर रहा हूँ, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया। जी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन भी शुरू किया। अच्छा। और 1860 में जो उन्होंने, जो आजकल हम मध्य प्रांत और कहते हैं, उस समय बरार नहीं जोड़ा था। 1860 में बरार प्रांत की मध्य प्रदेश प्रांत की स्थापना की। और छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा रहा। और छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा जो वेस्टर्न उड़ीसा का हिस्सा है, वो भी जो है उस समय रायपुर जिले के हिस्से में आता था। तो ये जो पीरियड है सत्याग्रह जो हमारे शुरू होता है, इस बीच हमने केवल बौद्धिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक माध्यमों से एक ऐसा माहौल पैदा किया, चेतना जगाए, ताकि चेतना जगे। और उस चेतना का एक स्वरूप हमें 1900 के आसपास पेंड्रा रोड में, जहां बैठ के जो है माधवराव सप्रे जो है छत्तीसगढ़ मित्र निकालते हैं, और उसके संपादक जो है तो माधवराव सप्रे थे, लेकिन पंडित वामन राव लाखे जो वकील भी थे, BLL भी थे, वो उसके पब्लिशर और प्रोप्राइटर थे। तो इस प्रकार से लाखे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग के कारण ही यह पत्रिका निकल पाई। हालांकि 3 साल के बाद वो जो है पत्रिका बंद हो जाती है, लेकिन इस ढंग से एक बौद्धिक और चेतना का काम जो है किया गया। उसके माध्यम से प्रयास किया गया कि लोगों में जो 1857 के बाद स्वतंत्रता की अलग जगी है, वो बौद्धिक रूप से जीवित रहे, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य रूप में प्रकाश पड़ता है, जिसके बारे में तो जैसे वही फिर मेरे ख्याल से जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1900 के पश्चात तो धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं जो हम यहाँ पे उसका चर्चा करना चाहेंगे। जैसे बौद्धिक रूप से हमने देखा कि सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से न केवल साहित्य की अभिवृद्धि की, बल्कि उस पत्रिका में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लेख उसमें बहुत प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य को पुष्ट करने वाली चीज़ें उसमें बहुत थीं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुरु घासीदास जी का आविर्भाव होना, वो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा धार्मिक रूप से वो एक बदलाव का दौर था। जी। और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो संगठित होता है। तो इसमें जो स्वातंत्र्य समर को लेकर के जो हमारा दृष्टिकोण है, जो सेनानी और जो आप बतला रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पुष्ट मिला, और बहुत सारे लोग उसमें आंदोलित हुए, बहुत सारे लोग आंदोलन करने के तैयार हुए मानसिक रूप से। जैसा कि सर ने भी बताया कि लोगों के अंदर एक मानसिक तैयारी वो शुरू हुई उस समय। तो ये जब हम बात करते हैं उस समय फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा आ रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला आ रहे हैं जी, आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी आ रहे हैं। तो ये जो कड़ी आ रही है, जो छत्तीसगढ़ में स्वातंत्र की अलग जगह आ रही है, उनके हाथ में एक मशाल है, तो उन संदर्भों को हम कैसे अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, सप्रे जी तिलक जी से बहुत प्रभावित थे, और गांधी जी का तब तक भारत में वो प्रभाव स्थापित हुआ नहीं था। हम कह सकते हैं कि वो तिलक युग चल रहा था भारत में, तिलक युग था जी। तो छत्तीसगढ़ में भी जितने नेता उभर रहे थे वो प्रायः तिलक से प्रभावित थे। और फिर रायपुर में फिर उस समय होम रूल लीग का स्थापना हो जाना, तो इससे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। अच्छा। और वो चेतना आने लगी थी कि अंग्रेजों को उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकना है,
माँ को आज़ादी दिलानी जी। है। रायपुर में राजनीतिक परिषद हुई और तात्यापारम में वो सभा हुई, तो उसमें ये कहा गया कि वंदे मातरम से सभा का शुभारंभ किया जाए। लेकिन यहाँ का जो उदारवादी वर्ग जो था वो नहीं चाहता था कि ये वंदे मातरम से शुरू हो, लेकिन डॉक्टर मुंजेवगर जो थे तो उन्होंने वंदे मातरम से शुरू करने की ठानी, और बल्कि उन्होंने एक अलग परिषद बुलाई और उनकी परिषद 2 दिन चली। अच्छा। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि रायपुर में और रायपुर के आसपास, खासतौर पर राजनांदगांव में राजनीतिक चेतना काफ़ी विकसित हो चुकी थी और उसका स्तर काफ़ी बढ़ गया था। तो ये जो हलचल हो रही है डॉक्टर साहब, जैसा कि आशीष जी भी बतला रहे हैं कि राजनांदगांव में एक हलचल हो रही है, रायपुर तो एक केंद्र बना ही हुआ था जी। तो उसमें ऐसे कौन से मील के पत्थर साबित हुए, कौन सी ऐसी घटनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे इसका यहाँ पे? मैं थोड़ा सा इसमें जो आप प्रश्न कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के एक बात करूँ कि जो हमने देखा था कि 1900 तक की जो स्थिति थी, जो इसमें बौद्धिक और सामाजिक धार्मिक चिंतन होता है, उसी समय भारतवर्ष में एक घटना घटित हुई जो थी कांग्रेस पार्टी स्थापना। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप चूंकि अखिल भारतीय था, तो उसके माध्यम से नागपुर जो है उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो नागपुर जो है राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। और प्रारंभिक दौर में ही नागपुर में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों ने भाग लिया था 1904 के आसपास और उसके पहले भी। तो 1904-05 के बाद तो एकदम सतत रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी पक्की हो जाती है और कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग शामिल ना होते हों। तो इस दृष्टि से ये थोड़ा सा एक हमको दिखाई पड़ता है। जी जी। गांधी का, आशीष ने बहुत सही बात कही कि गांधी का तो आगमन ही 1915 में होता है जी। और उस समय तिलक और गोखले और ये सब लोग थे। तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से जो है तिलक से प्रभावित था। और हम देखते हैं कि जो जिस गर्म दल और उदारवादी दल की बात होती है, सूरत के जो अधिवेशन में वो बड़े स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है और उसमें लगभग छत्तीसगढ़ के सारे लोग तिलक के खेमे की ही या तिलक के। एक और डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा मतलब विषयांतर तो नहीं है लेकिन विषय से संबद्ध हो रहा है वो विषय, वो ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सरगुजा का और दंडकारण्य का। जब हम गुंडाधुर की बात करते हैं, है ना, और सरगुजा में मेरे ख्याल से राजमोहनी देवी को भी हम राजमोहनी देवी तो बात की, वो अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह के पुत्र संग्राम सिंह हुए। हाँ, उनका ले सकते हैं हम। तो डॉक्टर साहब क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप इन विषयों पर? एक्चुअली जो फ्रीडम मूवमेंट की को थोड़ा सा हम अगर पॉलिटिको जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, पॉलिटिको ज्योग्राफी, तो एक हमको दिखाई पड़ता है कि एक फ्रीडम मूवमेंट जो है एक तो ब्रिटिश इंडिया में चल रहा था और दूसरा फ्रीडम मूवमेंट जो है हमारे यहाँ जो है वो इंडियंस इंडिया, जिसको हम देसी रियासतों में वो कह सकते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट था, जैसे रायपुर जिला था, दुर्ग जिला था, बिलासपुर था, तो ये शुद्ध रूप से अंग्रेजों के साथ था। और जो प्रिंसली स्टेट थी या फ्यूडिटरी स्टेट्स थे जिनको इंडियंस इंडिया कहा जाता था, वहाँ चूंकि राजा जो थे अंग्रेजों के सबऑर्डिनेट थे, तो वहाँ का जनता का विरोध जो है अंग्रेजों के साथ भी था और देसी राजाओं के साथ भी था। जैसे कि आशीष ने बहुत अच्छे से बताया कि जो बीएनसी मिल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है उस आंदोलन का, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन एक और अंग्रेजों के खिलाफ था तो राजा के खिलाफ भी था। अच्छा। और राजा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को एक बार अपने रियासत से क्या कहते निष्कासित कर दिया था। जी। तो ये जो है, तो वहां की जनता के साथ दो प्रकार की लड़ाइयाँ थी कि राजाओं से भी लड़ रहे हैं और अंग्रेजों से भी लड़ रहे हैं। अच्छा जी। तो संक्षिप्त में और हम सार संक्षेप में, जैसे हम जंगल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, रायपुर षड्यंत्र केस की बात कर रहे हैं, तो समय चूंकि बहुत कम बच रहा है हमारे पास, उस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे आशीष जी कि क्या था इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय इतिहास में कहा गया कि गांधी जी के आह्वान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह शुरू होता है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में साल 1922
जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका था अच्छा अच्छा। और नगरी उसका केंद्र था और उसके नेतृत्वकर्ता थे श्यामलाल सोम। श्यामलाल सोम जी। अब कुछ वजह ऐसी हो सकती हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम छत्तीसगढ़ को प्रथम जंगल सत्याग्रह के रूप में स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन सच ये है कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो होती है वो छत्तीसगढ़ से होती है और शेष भारत में इसका जो शुभारंभ होता है वो 1930 के बाद से होता है। 1930 के बाद से। और छत्तीसगढ़ में हम देखें तो जंगल सत्याग्रह की एक बहुत लंबी श्रृंखला चली है। अच्छा अच्छा। जो 1922 से लेके कुछ समय का अंतराल रहा, फिर 30 से लेके वो 1936 तक वो श्रृंखला अनवरत चली है। इसके बीच में जो सर बोल रहे थे कि असहयोग आंदोलन के विषय में कुछ चर्चा हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ है। तो रायपुर में किस ढंग से वो संचालित हुआ और इसमें किन लोगों ने उसको गतिमति प्रदान की, मैं समझता हूँ कि सबसे हमको जानकारी चाहिए। उनका जिक्र हो जाए। जो पहली बार जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है एक्चुअली संदर्भ 1920 से होती है। कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने ये की अध्यक्षता में जब हुई थी तो ये इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और वो बनी। तो चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि नागपुर हमारा केंद्र था और बहुत सारी गतिविधियां वहां से संचालित होती थी, तो इसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर को केंद्र में रख के हमारी बात शुरू होती है। तो छत्तीसगढ़ के जो असहयोग आंदोलन में है तो उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ये सारे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और देखिए ठीक वही काल है जब असहयोग आंदोलन शुरू, तो उसी के आसपास बीएनसी मिल्स का भी आंदोलन चालू होता है। तो असहयोग आंदोलन को एक फ्रेमवर्क में न देख के उसका पूरा एक्सटेंशन को जब देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो उसका एक्सटेंशन दिखाई पड़ता है उतना सामान्यतः दूसरी जगह नहीं दिखाई पड़ता। हम जंगल आंदोलन भी हो रहा है, कंडेल का जो है नहल सत्याग्रह हो रहा है, बीएनसी मिल्स हो रही है, और जो मेन स्ट्रीम में जो आंदोलन हो रहा है भारत में उसके साथ भी हम साथ साथ हैं और उसी को अपन एक्सटेंड करते जा रहे हैं, उसको फैलाव करते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही चर्चा अपने बहुत कहना चाहिए रोचक और जानकारी वर्धक और ज्ञानवर्धक तो लग ही रही है, लेकिन अब समय की जो है इजाज़त नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो चर्चा है वो हमारे दर्शक साथियों को बहुत पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर साहब और आशीष जी आप लोगों को यहीं पे विराम देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई। तो साथियों, ये थी आज़ादी के 75वें वर्ष पर और अमृत महोत्सव पर चर्चा का विषय जो था वो ये था कि भारतीय स्वातंत्र्य समर और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। हम फिर से नई चर्चा को लेकर के आपके समक्ष किसी अगले संस्करण में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।